हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न हैं उन्हें इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और फ्रेंड्स इस सीरीज़ में हम जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी में लेकर आएंगे, पर भाषा हिंदी की काफ़ी आसान रहेगी और जो शब्द थोड़ा कठिन होंगे हम उनकी इंग्लिश भी लिख देंगे ताकि यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चों को कोई समस्या ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, दो समान द्रव्यमान यानी कि मास की वस्तुओं ऑब्जेक्ट्स की गतिक ऊर्जाओं यानी कि काइनेटिक एनर्जीज का अनुपात रेशियो 4:9 है, तो उनके वेगों यानी कि वेलोसिटीज का अनुपात होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी वाले यहाँ समझ जाएं। दो समान द्रव्यमान की जो वस्तुएं हैं उनकी गतिज ऊर्जा का जो अनुपात है वो 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। दो सेम मासेस के ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको दिया है, उनके वेलोसिटीज का रेशियो बताइए क्या होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिकल होने वाला है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं यहाँ पे जो दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वेलोसिटीज यानी कि जो वेग हैं वो v1 और v2 हैं। ऐसा अगर हम कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। अब हम दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12mv1 स्क्वायर मतलब कि गतिज ऊर्जा। दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 12mv2 स्क्वायर, और क्वेश्चन में दिया है ये बराबर है 4:9 के। हाफ एम कट जाएगा क्योंकि यहाँ दो समान दिया है मतलब दो सेम हैं। v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर हमें 4/9 के बराबर मिल गया। हमें अब देखिए फ्रेंड्स, v1 स्क्वायर बटा v2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं v1 बटा v2 का होल स्क्वायर। इसको हमने ऐसे लिख दिया, और 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। ये यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। v1 बटा v2 हमें 2:3 के बराबर यानी कि 2/3 मिल गए। यहाँ पे उत्तर नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फ्रेंड्स, का सही आंसर का उत्तर नंबर 2 ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य का प्रकाश बेहद जरूरी है क्योंकि इससे उसे ऊर्जा मिलती है। जल भी बेहद जरूरी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी, पर ऑक्सीजन जरूरी नहीं होता, इसलिए हमारा उत्तर नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज यानी कि मिनरल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तांबा यानी कि कॉपर, चांदी सिल्वर, लौह आयरन और मैंगनीज। बताइए चिली निम्नलिखित में से किस मिनरल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स उत्तर नंबर 1 यानी कि तांबा मतलब कि कॉपर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भारत में तटीय राज्यों यानी कि कोस्टल स्टेट्स की संख्या है। फ्रेंड्स, तटीय राज्य या फिर कोस्टल स्टेट्स उन्हें कहा जाता है जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। ऑप्शन नंबर 1 है 6, 2, 7, 3, 8 और चौथा है 9। बताइए भारत में कुल कितने तटीय राज्य कोस्टल स्टेट्स हैं। इसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स उत्तर नंबर 4, 9 तटीय राज्य हैं भारत में। कौन कौन से वो 9 राज्य, यहाँ पे मैं पहला अक्षर लिख देता हूँ। गुजरात हो गया हमारा, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो कि तटीय राज्य हैं भारत में। अगला प्रश्न हमारा भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति थारू पीपल निवास कर रही है। बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। बताइए भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति थारू पीपल निवास कर रहे हैं। इसका फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 4 यानी कि उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास कर रही है। फ्रेंड्स, ये आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा
अगला प्रश्न हमारा, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन प्रति हेक्टेयर करता है? भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रोडक्शन करता है? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा उत्तर नंबर 4, पंजाब सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न हमारा वर्ष 2011 की जनगणना सेंसस ऑफ 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन में कमी आई? नागालैंड, केरल, सिक्किम और मणिपुर। फ्रेंड्स, सेंसस ऑफ 2011 यानी कि वर्ष 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या पॉपुलेशन में कमी देखने को मिली? इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर 1, नागालैंड राज्य की। यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस ऑफ 2011 ऑफ इंडिया इंग्लिश में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी उच्चतम हाईएस्ट था? फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समझना होगा पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं कोई एरिया बना लेता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर का ये एरिया है हमारा। अब फ्रेंड्स, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जितने लोग रहते हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, इसे उस राज्य की, उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। तो प्रश्न क्या है हमारा, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे अधिक उच्चतम था? इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर 3, बिहार राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला प्रश्न हमारा, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे हम एनसीआर भी कहते हैं, में सम्मिलित नहीं है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर 4, मध्य प्रदेश। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको भारत का नक्शा याद होगा तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश दिल्ली से काफ़ी दूर है। अगला प्रश्न हमारा 2019 के ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत सरकार की ओर से किस फिल्म का चयन किया गया? सुई धागा, विलेज रॉक स्टार्स, पटाखा, बत्ती गुल, मीटर चालू। बताइए 2019 के ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत सरकार की ओर से किस फिल्म का चयन किया गया है? इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर 2, विलेज रॉक स्टार। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और प्रतिक्रिया होती है। इंग्लिश में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह नियम, लॉ दिया था, मतलब किसने दिया था? न्यूटन ने, बोहर ने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, हेंडन ने। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स, का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 1, न्यूटन ने ये कहा था कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम था। अगला प्रश्न हमारा, दूरदृष्टि दोष में इनफार साइटनेस प्रतिबिंब यानी कि इमेज निम्नलिखित पर बनता है? रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना की आगे या फिर अंध बिंदु पर, मतलब एट ब्लाइंड स्पॉट। बताइए दूरदृष्टि दोष में, फार साइटनेस में इमेज प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 2, रेटिना के पीछे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना होगा दूरदृष्टि दोष में हमें दूर का नहीं बल्कि पास का नहीं दिखाई देता है। तो अगर हमें पास का नहीं दिखाई देता, इसका मतलब जो हमारी इमेज है, प्रतिबिंब है, वो रेटिना के पीछे बनता है। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग, वायरस ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? खसरा यानी कि मीसलेस, रेबीज, क्षय रोग यानी कि टीबी और पोलियो। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस से नहीं होता है? इसका सही उत्तर जाएगा उत्तर नंबर 3, क्षय रोग यानी कि टीबी, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ट्यूबरक्लोसिस वायरस से नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया से होता है, जबकि मीसलेस, रेबीज, पोलियो ये तीनों वायरस से होते हैं। अगला
अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। बताइए कौन सा एक विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 विटामिन डी। फ्रेंड्स, विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता नहीं है बल्कि सूर्य में हमारे शरीर में बनना शुरू हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा, ऊपरी वायुमंडल यानी कि अपर एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर का क्षरण यानी कि डिप्लेशन निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और स्मॉग। बताइए अपर एटमॉस्फेयर यानी कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन लेयर का क्षरण डिप्लेशन निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, बहुत एग्जाम में ये पूछा गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कुल 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो आपके UP SSC लेखपाल परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी GK जैसे प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ के लिए।